आज अगर आप सेंट्रल एशिया का मैप खोलेंगे तो आपको एक अजीब सी खाली जगह दिखेगी, जहां चारों तरफ जमीन है, रेत है, धूल है, लेकिन पानी नहीं है। जबकि यही जगह कुछ दशक पहले तक पानी से भरी हुई थी। यहां एक विशाल झील मौजूद थी, जिसका नाम था अरल सागर। ये झील कोई छोटी झील नहीं थी, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील मानी जाती थी। इतनी बड़ी कि इसमें बड़े बड़े जहाज चलते थे, कई बंदरगाह थे और पूरा का पूरा मछली उद्योग इसी पर टिका हुआ था। हजारों परिवारों की रोजी रोटी इसी झील से चलती थी। नमस्कार, आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि अरल सागर जैसी विशाल झील कुछ ही दशकों में कैसे गायब हो गई और इसके पीछे कौन से फैसले जिम्मेदार थे। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। अरल सागर सिर्फ पानी का एक बड़ा टुकड़ा नहीं थी, यह एक पूरा इकोसिस्टम थी। एक ऐसा सिस्टम जो दशकों से अपने आप संतुलन बनाए हुए था। यह झील दो बड़ी नदियों से पानी लेती थी, दक्षिण में आमू दरिया और उत्तर में सिर दरिया। ये दोनों नदियां पहाड़ों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती थीं और आखिर में इस झील को भरती थीं। हर साल पानी आता था, नमक का स्तर संतुलित रहता था, मछलियां पैदा होती थीं और जीवन चलता रहता था। 1950 के दशक तक इस इलाके में रहना किसी भी तरह से पिछड़ेपन की निशानी नहीं थी। यहां मछली पकड़ने के आधुनिक जहाज थे, प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां थीं और हजारों लोग सीधे इसी उद्योग से जुड़े हुए थे। बच्चे बंदरगाहों के आसपास खेलते थे, सुबह मछुआरे निकलते थे और शाम को पूरा शहर जीवित लगता था। लेकिन इसी समय दुनिया एक अलग दिशा में जा रही थी। ये कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के बीच हर चीज एक मुकाबला बन चुकी थी कि कौन ज्यादा उत्पादन करेगा, कौन ज्यादा ताकतवर दिखेगा और कौन अपने सिस्टम को बेहतर साबित करेगा। सोवियत नेतृत्व के दिमाग में एक बड़ा प्लान था। उन्हें सेंट्रल एशिया को दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र बनाना था। कपास को उस समय व्हाइट गोल्ड कहा जाता था, क्योंकि उससे विदेशी मुद्रा आती थी, इंडस्ट्री चलती थी और ताकत दिखाई जाती थी। लेकिन कपास उगाने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी और वो थी पानी, बहुत सारा पानी। तभी सरकार ने सोचा कि हमारे पास दो बड़ी नदियां हैं, एक विशाल झील है, पानी की कोई कमी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पानी खेतों की तरफ मोड़ दें तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक साबित हुई। आमू दरिया और सिर दरिया से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गईं, पानी को कपास के खेतों की तरफ मोड़ दिया गया। शुरुआत में सब कुछ शानदार दिख रहा था, पैदावार बढ़ी, सरकारी रिपोर्ट्स में सफलता लिखी गई और किसी ने यह नहीं पूछा कि झील का क्या होगा, क्योंकि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। झील एक दिन में सूखी नहीं। हर साल थोड़ा सा पानी कम हुआ, नमक थोड़ा सा बढ़ा, मछलियां थोड़ी कम हुईं, लेकिन इतनी धीरे धीरे कि किसी को खतरा महसूस ही नहीं हुआ। और यही वजह है कि यह त्रासदी इतने सालों तक चलती रही। अरल सागर इसलिए नहीं मरी क्योंकि प्रकृति ने धोखा दिया, बल्कि इसलिए मरी क्योंकि इंसान को लगा कि वह प्रकृति से ज्यादा समझदार है। 1960 के बाद अरल सी में जो बदलाव शुरू हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि इतना धीमा था कि शुरू में किसी को लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। पानी हर साल थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर झील अब भी विशाल लगती थी। और यही वजह थी कि सरकार को कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने फर्क देखना शुरू कर दिया था। सबसे पहले पानी का स्तर गिरने लगा, फिर पानी में नमक की मात्रा बढ़ने लगी। जो पहले संतुलन में रहती थी अब धीरे धीरे खतरनाक स्तर की तरफ जा रही थी। इसका सीधा असर मछलियों पर पड़ा। कई प्रजातियां खत्म होने लगीं और जिन लोगों का जीवन पूरी तरह मछली उद्योग पर टिका था, उन्हें पहली बार डर महसूस हुआ। सोवियत वैज्ञानिकों ने इस बारे में रिपोर्ट्स लिखीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर नदियों से पानी यूं ही मोड़ा जाता रहा तो अराल सी सिकुड़ जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि ये रिपोर्ट्स उसी सिस्टम को चेतावनी दे रही थीं जिसने यह फैसला लिया था, और सोवियत सिस्टम में ऊपर से लिए गए फैसलों पर सवाल उठाना आसान नहीं था। सरकारी नजर में असली सफलता कपास की पैदावार थी। खेत हरे दिख रहे थे, आंकड़े अच्छे थे, विदेशी मुद्रा आ रही थी और इसलिए झील का मरना एक सेकेंडरी इश्यू बन गया। 1970 के दशक तक स्थिति और साफ हो चुकी थी।
झील का किनारा पीछे हटने लगा। जो बंदरगाह कभी पानी से जुड़े थे, अब जमीन पर खड़े नजर आने लगे। जहाज धीरे धीरे रेत में फंसते चले गए, लेकिन फिर भी आधिकारिक बयान यही था कि सब कंट्रोल में है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि नहरें जिस तरीके से बनाई गई थीं, वो बेहद इनएफिशिएंट थीं। पानी का बड़ा हिस्सा खेतों तक पहुंचने से पहले ही जमीन में सोख लिया जाता था या हवा में उड़ जाता था, यानी नदियों का पानी झील तक भी नहीं पहुंच रहा था और खेतों को भी पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी सिस्टम चलता रहा और आधिकारिक बयान में यही लिखाता रहा कि सब कंट्रोल में है। 1980 के दशक तक अरल सी एक झील नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बंट चुकी थी। उत्तर का हिस्सा अलग, दक्षिण का हिस्सा अलग, और पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका था कि पुराने नक्शे अब बेकार हो चुके थे। जहां कभी लहरें होती थीं, वहां अब जहरीली रेत उड़ने लगी थी। इस रेत में सिर्फ नमक नहीं था, बल्कि दशकों तक इस्तेमाल किए गए कीटनाशक और रसायन भी थे, जो हवा के साथ गांवों तक पहुंचने लगे। लोग बीमार पड़ने लगे। सांस की बीमारियां, कैंसर और बच्चों में जन्म से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगीं, क्योंकि भले ही झील में आने वाले नदियों का ज्यादातर पानी पहले ही मोड़ दिया गया था, मगर जो पानी कपास के खेतों से वापस बहता था, वो छोटी नालियों, पुराने रिवर चैनल्स और जमीन के नीचे के रास्तों से आखिरकार झील में आने वाली आमू दरिया और सिर दरिया के बचे हुए फ्लो में मिलकर झील में आ जाता था। यह अब सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गई थी, यह एक मानव त्रासदी बन चुकी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरल सी को किसी ने एक दिन में नहीं मारा और ना ही उसमें एक दिन में कीटनाशक और रसायन आया। उसे हर साल थोड़ा थोड़ा करके मारा गया और उसके तल में थोड़ा थोड़ा करके कीटनाशक और रसायन जमा होते गए, और हर साल यह सोचकर नजरअंदाज किया गया कि अभी तो सब ठीक है, यानी सब कुछ कंट्रोल में है। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और अचानक एक ही झील कई देशों की जिम्मेदारी बन गई। अरल सी अब किसी एक सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान, दोनों के सामने अलग अलग प्राथमिकताएं थीं। कजाकिस्तान के लिए पानी और मछली उद्योग जरूरी था, जबकि उज्बेकिस्तान के लिए कपास अब भी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा था। नतीजा यह हुआ कि अरल सी दो भागों में बंटती चली गई, उत्तर अरल और दक्षिण अरल। दक्षिण अरल में नदियों का पानी लगभग पहुंचना बंद हो चुका था, इसलिए वहां गिरावट तेज होती गई। पानी इतना पीछे हट गया कि पुराने शहर समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर रह गए और जहाज रेत में खड़े रह गए। वहीं उत्तर अरल में एक अलग सोच उभरी। कजाकिस्तान ने माना कि पूरी झील को बचाना अब संभव नहीं है, लेकिन एक हिस्से को बचाया जा सकता है। इसी सोच से एक निर्णायक कदम उठाया गया। 2005 में कोक अरल डैम बनाया गया। इस बांध का मकसद बहुत साफ था। आमू दरिया और सिर दरिया से आने वाले सीमित पानी को उत्तर अरल में रोका जाए ताकि पानी का स्तर स्थिर हो सके। नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ ही सालों में पानी का स्तर बढ़ने लगा, नमक की मात्रा कम हुई, मछलियां वापस आने लगीं, और जिन गांवों ने समुद्र खो दिया था, वहां जीवन की हल्की सी वापसी दिखने लगी। लेकिन यह सफलता अधूरी थी, क्योंकि दक्षिण अरल के लिए कोई ऐसा साझा समझौता नहीं बन पाया। वहां खेतों की सिंचाई अब भी प्राथमिकता बनी रही और झील का वह हिस्सा लगभग पूरी तरह सूख गया। आज वहां जो बचा है वह पानी नहीं, बल्कि एक नया रेगिस्तान है जिसे अरलकुम कहा जाता है, और जहां से उठने वाली जहरीली धूल अब भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाती है। यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए। उत्तर अरल की आंशिक वापसी यह दिखाती है कि अगर राजनीतिक इच्छा हो और वैज्ञानिक सलाह मानी जाए तो नुकसान को कुछ हद तक पलटा जा सकता है। लेकिन साथ ही दक्षिण अरल की हालत यह भी दिखाती है कि जब देशों के हित टकराते हैं तो प्रकृति सबसे पहले हारती है। आज अरल सी पूरी तरह गायब नहीं हुई है, लेकिन वह वैसी भी नहीं रही जैसी कभी थी। यह झील अब एक चेतावनी है कि बड़े फैसले छोटे आंकड़ों से नहीं, बल्कि लंबे असर से तौले जाने चाहिए। आज जब हम अरल सी की कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सिर्फ एक झील के सूखने की कहानी नहीं लगती, बल्कि यह समझ आता है कि इसका असर पानी से कहीं आगे तक गया था।
जब झील का बड़ा हिस्सा सूख गया तो सिर्फ मछलियां नहीं मरी, बल्कि पूरा स्थानीय क्लाइमेट बदलने लगा। पहले यह झील आसपास के इलाके का तापमान संतुलित रखती थी, गर्मियों में ठंडक देती थी और सर्दियों में नमी बनाए रखती थी। लेकिन पानी हटते ही मौसम ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। गर्मियां पहले से ज्यादा गर्म होने लगीं, सर्दियां ज्यादा कठोर हो गईं और खेती पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। सबसे गंभीर असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा। सूखी झील के तल से उठने वाली धूल सिर्फ रेत नहीं थी, उसमें नमक और रसायन मिले हुए थे, जो हवा के साथ गांवों और शहरों तक पहुंचे। लोग इसे सांस के साथ अंदर लेने लगे। आदि नतीजा यह हुआ कि दमा, टीबी और सांस से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ीं। कई इलाकों में कैंसर के मामले औसत से ज्यादा दर्ज किए गए और बच्चों में जन्म से जुड़ी समस्याएं आम होती चली गईं। यहां डरावनी बात यह है कि यह सब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुआ। यह किसी भूकंप या सूखे का नतीजा नहीं था। यह इंसानी फैसलों का सीधा असर था। फैसले जो कागज पर सफल दिखते थे, लेकिन जमीन पर तबाही बन गए। अरल सी का मामला दुनिया के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि आज भी कई जगहों पर वही सोच दोहराई जा रही है। नदियों को जरूरत से ज्यादा मोड़ना, खेती और उद्योग के लिए पानी को अनंत संसाधन मान लेना और यह मान लेना कि प्रकृति हर नुकसान को सह लेगी। अरल सी यह दिखाती है कि जब एक इकोसिस्टम टूटता है तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। झील सूख गई, लेकिन उसकी धूल आज भी उड़ रही है। फैसले दशकों पहले लिए गए, लेकिन उनके नतीजे आज भी लोग झेल रहे हैं। यही वजह है कि पर्यावरण और जल प्रबंधन से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन आज भी अरल सी को एक वार्निंग केस की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूसरी जगह वही गलती दोहराई न जाए। आज अरल सी को देखकर एक सवाल अपने आप उठता है कि क्या यह सब टाला जा सकता था? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अगर फैसले लेते वक्त सिर्फ पैदावार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देखा गया होता तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। अरल सी ने दुनिया को यह सिखाया कि पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, यह एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। नदी, झील, मौसम, खेती और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आप एक हिस्से को जबरदस्ती बदलते हैं तो असर बाकी सब पर पड़ता है। इस त्रासदी के बाद कई देशों ने अपनी जल नीतियों पर दोबारा सोचना शुरू किया। लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को जरूरी बनाया गया और यह समझ बनी कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। उत्तर अरल की आंशिक वापसी यह दिखाती है कि नुकसान के बाद भी अगर विज्ञान को सुना जाए और सीमित लक्ष्य रखे जाएं तो हालात सुधर सकते हैं। लेकिन दक्षिण अरल की हालत यह भी याद दिलाती है कि जब राजनीतिक और आर्थिक हित टकराते हैं तो पर्यावरण अक्सर पीछे छूट जाता है। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस की बात करती है तो अरल सी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं रह जाती, यह भविष्य का आईना बन जाती है। भारत सहित कई देशों में नदियों को मोड़ने, बांध बनाने और खेती के लिए पानी खींचने के फैसले आज भी लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि अरल सी का केस आज भी रेलिवेंट है। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें सोचने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि अरल सी किसी एक देश की गलती नहीं थी। यह उस सोच का नतीजा थी जिसमें प्रकृति को एक मशीन समझ लिया गया था, जिसे जब चाहो तब चला लो। अरल सी अब वैसी नहीं लौटेगी जैसी कभी थी, लेकिन उसकी कहानी जिंदा जरूर है। हर उस जगह पर जहां पानी को अनंत मान लिया जाता है और हर उस फैसले में जहां लॉन्ग टर्म असर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर एक झील पूरी दुनिया को चेतावनी दे सकती है तो शायद सवाल यह नहीं है कि हमने अरल सी से क्या सीखा। सवाल यह है कि क्या हम अगली अरल सी बनने से पहले रुक पाएंगे। फिलहाल अरल सी की यह दास्तान यहीं समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह भी कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ही हैं जो हमें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मजबूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।